कि इसकी ऑन हो गई है जी। ठीक है जी। तो हम बात कर रहे थे जी कि हमारे पास फीचर्स ऑफ डीबीएमएस क्या है। डाटा को प्रोसेसिंग किया जाता है जी, और इसी तरह ये सारे अल्फाज जो है ना, ये एक एक लफ्ज है जो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। यूजर एक्सेसिबल कैटालॉग, एक ऐसी कैटालॉग जिसके अंदर यूजर किस तरह से इसको एक्सेस कर सकता है, उसके यूजर राइट्स, ये सारी चीजें टेक्निकली लिखी होती हैं। ये इसके फंक्शन में है। ट्रांजैक्शन सपोर्ट जी, एक ट्रांजैक्शन से मुराद है जब आप डेटाबेस के ऊपर एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो उसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड करना आपको। कंकरेंसी कंट्रोल सर्विसेज, एक ही वक्त में जब एक से ज्यादा लोग एक रिसोर्स को एक्सेस करते हैं तो इसे कंकरेंसी कहा जाता है, कंकरेंट एक्सेस कहा जाता है। ठीक है। ये नेटवर्क से रिलेटेड भी होती है, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड भी होती है। अगर एक ही वीडियो को 15,000 लोग देख रहे हैं तो इसका मतलब है दे आर कंकरेंटली एक्सेसिंग द वीडियो, ये प्रोग्रामिंग की टर्म है। ठीक है। तो कंकरेंसी कंट्रोल सर्विसेज से मुराद ये है कि डीबीएमएस आपके, क्योंकि आपकी डेटाबेस शेयर्ड होती है तो उसके अंदर जितनी भी कंकरेंसी अकर होती है उससे रिलेटेड जितनी सर्विसेज होती हैं उसको डीबीएमएस हैंडल कर रहा होता है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर जो है वो बिल्कुल इस बात से अवे होता है कि जी आपने जो है ना वो बिल्कुल अवे होता है कि जी आपने अपने कोड में एक बात भी नहीं लिखते और वो चीज़ें वहां पर मौजूद होती हैं। जी रिकवरी सर्विसेज ऑलरेडी बता दिया। ऑथराइजेशन सर्विसेज हैं जी आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो है। यूजर एक्सेसिबल कैटालॉग क्या है जी? जी फरखंदा, यूजर एक्सेसिबल कैटालॉग से मुराद ये है कि यूजर किस तरीके से एक्सेस, कैटालॉग होता है एक मैनुअल, आप इसको यूजर एक्सेसिबल मैनुअल का लफ्ज अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है कि कौन कौन सा यूजर किस दर्जे के ऊपर जाके इसको, एडमिन यूजर क्या कर सकता है, इसी तरह स्टैंडर्ड यूजर क्या कर सकता है। ठीक है जी। ट्रांजैक्शन सपोर्ट हमारे पास ये है कि जो एक ट्रांजैक्शन होती है डेटाबेस के अंदर उसकी मुकम्मल सपोर्ट आपको मिलती है। रोल बैक का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा और कंप्लीट ट्रांजैक्शन का पढ़ा होगा। जब तक एक ट्रांजैक्शन मुकम्मल नहीं होती तो उस वक्त तक डेटाबेसेस की चेंजेस जो होती हैं वो टेम्परेरी होती हैं, बल्कि लॉग फाइल में हो रही होती हैं। और जैसे ही वो ट्रांजैक्शन सारी कंप्लीट होती है, ये इसके एंड पे हम पढ़ेंगे ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि फुली कमिटेड ट्रांजैक्शन क्या होती है, पार्शली कमिटेड ट्रांजैक्शन क्या होती है, और रोल बैक जो है ना वो क्या करते हैं। बिल्कुल आयशा ने सही लफ्ज बोला है, कमिट करना। और अगर आप एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं, आपका मैसेज मोबाइल पे आ गया है, यानी आपके लेजर तक तो ट्रांजैक्शन हो गई लेकिन कैश नहीं निकला, तो अब क्या हुआ कि एक चीज उस ट्रांजैक्शन की मिस हुई और थोड़ी देर के बाद वही जो ट्रांजैक्शन जैसे जैसे हुई थी वो सारी ट्रांजैक्शन जो है वो बैक हो जाएगी जी। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि वो ट्रांजैक्शन हुई है लेकिन ट्रांजैक्शन कमिट नहीं हुई। इन सारी चीजों को आपका डीबीएमएस जो है वो हैंडल कर रहा होता है। जब आपकी डेटाबेस जो है ओवर द नेटवर्क चल रही होती है, क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट हो या इंटरनेट का एनवायरनमेंट हो, इंट्रानेट का एनवायरनमेंट हो या कोई भी इन्वायरमेंट हो, जब आपकी डेटाबेस ओवर द नेटवर्क कम्युनिकेट कर रही है तो डाटा कम्युनिकेशन की सपोर्ट डीबीएमएस भी प्रोवाइड कर रहा होता है जी। ठीक है। इंटेग्रिटी सर्विसेज जो हैं ये हमारे पास, ये सारों की तफसील लिखी हुई है, आप बाद में भी इसको रीड आउट कर सकते हैं। और अगर आप समझें कि कोई लफ्ज या चीज ऐसी नहीं है कि जिसको हम नहीं हैंडल कर पाए तो फिर आप उनको भी दोबारा से देख सकते हैं। इंटेग्रिटी सर्विसेज जो होती हैं ये बेसिकली इंश्योर करती हैं डाटा को और मेटा डाटा को और उनकी सिक्योरिटी को जो है वो इंश्योर कर रही होती हैं आपकी इंटेग्रिटी सर्विसेज जो होती हैं। ठीक है जी। ये सब की तफसील यहाँ पे लिखी हुई है, आपने इनको वन बाई वन पढ़ लेना। रिडंडेंसी जीरो इसलिए नहीं हो सकती इरम कि आप अगर एक टेबल बनाते हैं उसकी प्राइमरी की को रिलेशनशिप बनाने के लिए दूसरे टेबल में आप रखते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि कम अज कम रिलेशन बनाते वक्त एक फील्ड दूसरे टेबल में जरूर डुप्लीकेट होगा। तो जब एक फील्ड ने डुप्लीकेशन होनी है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जीरो हो गई है। ठीक है। रिडंडेंसी इसलिए जीरो नहीं हो सकती। ठीक है जी। तो ये चीज़ें आ गई जी आपके पास, इसको आपने रीड आउट कर लेना है। सिंपल ये फीचर्स हैं हमारे पास। और ये एक मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा जी, ये ठीक है, मैं सिर्फ बता दूंगा डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है जी। आप इन्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं,
फिर एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनाते हैं, उस कॉन्सेप्चुअल मॉडल के बाद आप उसकी लॉजिकल डायग्राम्स बनाते हैं जिसमें ER डायग्राम आ जाती हैं और ये लॉजिकल मॉडल होता है। फिर आप सिलेक्ट करते हो कि किस DBMS में आपने ये बनानी है, ठीक है जी। कौन सी बुक डेटाबेस की स्टडी करें जी। नंबर 1 तो आपने जो ICS की बुक है ना, ICS की, उसकी अंदर जो एक्सेस का पोर्शन है, उसके जो पहले 2 चैप्टर है ना, वो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस हैं, वो आपने ज़रूर पढ़ने हैं, ठीक है। और उसके बाद ये हैंडआउट्स सफिशिएंट हैं मन्नत, मेरा नहीं ख्याल कि इनको देख के आपको, ये बुक से बनाए गए हैं और जो बुक है मेरा ख्याल है वन ऑफ द बेस्ट बुक है डेटाबेस की, जहाँ से वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने इनको कंपाइल किया और फिर हमने उनसे ही इनको जो है ना वो शॉर्ट किया हुआ है। फर्स्ट ईयर ICS की जो बुक है, उसके जो पहले 1 या 2 या 3 चैप्टर हैं जिनमें सिर्फ एक्सेस से पहले पहले डिस्कस हुआ है, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को नहीं आपने देखना, लेकिन जो IT सीरीज की नहीं, अगर आप कोशिश करें कि अगर आप पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की पढ़ें, ऑनलाइन आपको वो PDF फॉर्मेट में अवेलेबल होगी, उसके पहले 1 2 3 चैप्टर आपने लाजमी पढ़ने हैं। आपके पास कोई फंडामेंटल की बुक है जिसके अंदर डेटाबेस से रिलेटेड बताया गया है, DBMS के रिलेटेड बताया, जैसे चैप्टर नहीं होते फंडामेंटल की बुक में, डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क का चैप्टर है, साइबर सिक्योरिटी का चैप्टर है, तो वो बड़ा कॉन्साइज जो है ना वो चीज़ें वहाँ पे डिस्कस की होती हैं। बहरहाल मेरी रिकमेंडेशन तो यही होगी कि आप ये यहाँ से भी देखिएगा। मेरे जहन में वो नाम नहीं आ रहा, मैंने आपको पहले दिन भी यहाँ पे बताया था कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में OCW में अगर हम चले जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ ये किस बुक से हैंडआउट्स बनाए गए हैं। तो आप जाएं यहाँ पे कंप्यूटर साइंसेज में, कंप्यूटर साइंसेज में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कोड है हमारे पास 403, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। और ये नोट्स अभी जी जैसे ही लेक्चर खत्म होगा आपके साथ हम शेयर कर देंगे। ये है जी, कौन सी बुक यहाँ पे रिकमेंडेड बुक्स यहाँ पे लिखी होती हैं किसी तरीके से, ये रिकमेंडेड बुक्स हैं। तो ये जो हैंडआउट्स हैं ये इन बुक्स से मिलकर बनाए गए हैं जी। रामकृष्ण की बुक है, ठीक है जी, इसी तरह हॉफर की बुक है, ये इन तमाम बुक्स को मिलाकर इन हैंडआउट्स को बनाया गया है, ठीक है जी। ये सारी वो बुक्स हैं जो आपके पास हैं, ठीक है जी। इंशाल्लाह आयशा प्लीज इस तरह मुझे ना लिमिट लाइज ना करें कि जी इसी को कर लें, तो ठीक है, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट चीज़ों को यहाँ पे रखा है। मैं कैसे कह दूं आपको, मैं ये नहीं, लेकिन काफी कोई चीज़ आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो इसमें ना हो, ठीक है। हाँ, इनकी डिटेल तो डिफरेंट हो सकती है बुक्स में, लेकिन सारा कुछ यहाँ पे होगा। DBMS को जी हम डिसाइड करेंगे और उसके बाद 7:10 तक मुझे पढ़ाने दें। 7:10 के बाद मैं 10 मिनट का हम यानी 7:10 से लेकर 7:20 तक हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे आज के बारे में और आज की बुक्स के बारे में। अभी जो चीज़ मैं पढ़ा रहा होता हूँ उसके रेलेवेंट कोई क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पूछ लें। अच्छा जी, कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल डिज़ाइन क्या होता है, याद रखिएगा। लॉजिकल मॉडल में आप ER डायग्राम आपने पढ़ी हुई है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो है ये लॉजिकल मॉडल होता है किसी भी डेटाबेस का, ये ज़हन में रखिएगा। फिर आप फिजिकल डिजाइन करते हैं। फिजिकल डिजाइन क्या है, जब आपने बाकायदा DBMS के ऊपर बैठकर अपने टेबल अपनी डेटाबेस को क्रिएट करना शुरू कर दिया, ये आपका फिजिकल डिजाइन होता है। उसके बाद आप इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं जी, और इसे टेस्ट करते हैं और उसको ऑपरेशनल कर देते हैं जहां पर भी उसमें चलना होता है या लगना होता है, ठीक है जी। तो अब आप ये देख लें, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, ये वो एक प्रोसेस है, इसमें सारे इस तरह से DBMS डिज़ाइन होता है। डाटा फ्लो डायग्राम्स हमारे पास क्या होती हैं जी, ये सब ने पढ़ा हुआ है, सारे स्टूडेंट्स ने। पहला कोर्स जैसे ही वो CS में आता है तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर या इंट्रोडक्शन टू ICT या कंप्यूटर फंडामेंटल पहली दफ़ा वो वहाँ पे पढ़ता है। फिर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ता है। DFD के बारे में ये 3-4 डायग्राम यहाँ पे बता रहा हूँ जी आपको। जितनी भी डायग्राम आपने पढ़ी हैं याद रख लें, इनके बारे में रूल्स आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं, नोट कर लें। यहाँ पर आप डाटा फ्लो डायग्राम है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है, उसके बाद आपके पास क्लास डायग्राम है, यूज केस डायग्राम है, सीक्वेंस डायग्राम है और आर्किटेक्चरल डायग्राम है। ये कोई 7-8 UML डायग्राम्स कहलाती हैं ये, ठीक है, UML।
यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है डायग्राम की, जिसके जरिए हम अपने सिस्टम्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, ठीक है। यानी ये इसने डिजाइन किया है कि डाटा फ्लो डायग्राम में कौन कौन से सिंबल होंगे, और ये डिस्क्राइब करती है बेसिकली मॉडल मीन जब हम उसको बना रहे होते हैं। तो लिमिटेशंस ऑफ डीएफडी और इसके एडवांटेजेस, ये चीजें आपको समझ आनी चाहिए। जी नादिया, आप पूछ सकती हैं अगर। अभी एब्रीविएशंस बड़े इंपॉर्टेंट मैथमेटिक यूज है। जी 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 जी, कोशिश करेंगे सारे जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज होंगे उनको, सॉरी जो एब्रीविएशंस हैं वो सारी बता देंगे जी। ठीक है ना, आप बस सिर्फ जो चीज़ें सुन रहे हैं ना, आप सुनते जाएं। जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मुझे खुद नहीं पता होता कि मैंने कितना कुछ और कैसा कुछ जो है ना वो यहाँ पे डिस्कस करना होता है। ठीक है ना, क्योंकि सारी चीज़ों का, सारी टेक्नोलॉजी का अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा कुछ तो दिमाग में मौजूद है। अब तो सारा पता है कि कहाँ से कौन सी चीज़ आती है। डीएफडी जो है जी, ये इसमें नंबर 1 हमारे पास लिमिटेशंस क्या हैं, ये डिटेल नहीं बताती। ठीक है, डू नॉट फ्लो द इंफॉर्मेशन ओनली, ठीक है। और ये डिसीजन पॉइंट्स को एक्सप्रेस जो है ना वो नहीं करती, ये लिमिटेशंस हैं इसकी। ये डीएफडी के सिंबल्स हैं, डीएफडी यूज होती है। ये डाटा फ्लो का सिंबल है, ठीक है जी। ये स्टोर का सिंबल है जिसमें डाटा स्टोर होता है। ये आपके पास प्रोसेस का सिंबल है, दोनों में से कोई भी यूज हो सकता है। ये आपके पास डीएफडी के जो प्रोसेस हैं उनके सिंबल्स हैं, 1.0 1.0, ये उनके वर्जन्स होते हैं। इस तरह भी आप इनको डीएफडी प्रोसेसेस को मार्क कर सकते हैं। ये एंटिटी का सिंबल है रेक्टेंगुलर। ये कलेक्टर का सिंबल है, जहां पर आप डाटा को कलेक्टर करते हैं। ये सेपरेटर का सिंबल है। इसी तरह ये डिफरेंट सिंबल्स हैं एंड के, और इनको आपने अपने जहन में बिठाना है। ये डाटाबेस डिजाइन के अंदर चीजें आती हैं। ठीक है जी। डीएफडी के रूल्स क्या हैं, ये आपने ज़रूर देखने हैं। अगर आप गूगल में जाएं और लिखें डीएफडी रूल्स, तो आपको यहाँ पे रूल्स एनलिस्ट हो जाएंगे। ईच प्रोसेस शुड हैव एटलीस्ट 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट। देखो कितना इंपॉर्टेंट ये लफ्ज है, क्लियर अपने जहन में बिठा लें। हेलो हेलो, यस, अब मेरा ख्याल है क्लियर हो गई है जी। तो क्लियरली अपने जहन में आप बिठा लें। जी अब क्लियर है आवाज़ जी। जी वर्दा रजाक और जकिया ही बताएंगे, जिन्होंने पहले बताया कि ये आवाज़ का इशू आ रहा है, कि अब जो है वो वॉइस क्लियर है। ठीक है जी। तो ये देखें जी, जो भी मैंने पहले एक चीज़ क्लियर कर दी है कि जितने डायाग्राम्स हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायाग्राम, और इसी तरह क्लास डायग्राम, डाटा फ्लो डायग्राम, फ्लो चार्ट्स, और डिफरेंट किस्म के जो डायग्राम और मॉडलिंग हैं, इन तमाम के जो इस तरह के रूल्स हैं, जो जनरल रूल्स हैं, ये हर सूरत में आपने जहन में बिठाने हैं। ये इन डेप्थ नॉलेज है, याद रखिएगा। डीएफडी का सारी दुनिया को पता है, डीएफडी क्या होती है, सिंबल्स का सबको पता है। लेकिन ये जो रूल्स हैं कि एक प्रोसेस में एक इनपुट और एक आउटपुट का होना जरूरी है। अगर एक प्रोसेस में इनपुट आउटपुट नहीं, तो वो प्रोसेस में गलती है। ईच डाटा स्टोर शुड हैव एटलीस्ट 1 डाटा फ्लो इन एंड 1 डाटा फ्लो आउट। उसमें एक डाटा फ्लो डाटा स्टोर के अंदर आना चाहिए और एक जाना चाहिए। ये छोटी सी सिंबल आपके सामने बनी हुई है, ये डाटा स्टोर है। तो आप देखें यहाँ से ये डाटा इनपुट हो रहा है और यहाँ से ये डाटा जो है वो आउटपुट हो रहा है। ठीक है, डाटा स्टोर्ड इन अ सिस्टम मस्ट गो थ्रू ए प्रोसेस। और दूसरी बात ये है कि एक डाटा स्टोर तक जो डाटा जाता है वो प्रोसेस से जा सकता है, डाटा स्टोर से डायरेक्ट डाटा जो है वो डाटा स्टोर में नहीं जा सकता। आप ये देखें, ये भी एक डाटा स्टोर है, ये भी एक डाटा स्टोर है। तो यहाँ से डाटा इस प्रोसेस में जाएगा और यहाँ से दोबारा इस स्टोर में जाएगा। इस तरह डीएफडी और एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम याद रखिएगा, जो आपके पास इसके अंदर मौजूद हैं, डीएफडी और ईआर, ये 2 डायग्राम्स हैं जो हम मॉडलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इस हैंडआउट्स में भी यकीनन होंगे। ठीक है ना जी। अगर आप आगे देखोगे तो डीएफडी के रूल्स भी आपको यकीनी तौर पे इसके अंदर मिलेंगे, वरना ये चीज़ मैंने आपको नोट करवा दी है। क्लास डायग्राम जितनी भी 5 से 7 यूएमएल डायग्राम है। यूएमएल क्या है? यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है। ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है
अक्रॉस द ग्लोब, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स में ये चीज़ मौजूद है कि आपकी डॉक्यूमेंट, आपकी डॉक्यूमेंटेशन, आपका सिस्टम पहले यूएमएल डायग्राम्स के साथ स्पेसिफाई होना चाहिए और उसके बाद आपने उसको बनाना है। डाटा फ्लो डायग्राम्स की टाइप्स हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम क्या होती है, और इसके लेवल्स होते हैं आगे, लेवल 0 और डिटेल डायग्राम, और ये कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, एंटिटी डायग्राम, एक्टिविटी कंपोनेंट, ये सारे, आयशा थैंक यू जी, आपने इसको हेल्प आउट किया। कोशिश कर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जब हम पढ़ेंगे लेसन, वहां पर इन डायग्राम्स की डिटेल भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन जो चीज़ें अदर देन सॉफ्टवेयर कॉन्टेक्स्ट में बता रहा होता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं तो बताता हूँ, क्योंकि वो उसी वक्त याद आ जाती हैं, ठीक है ना। यानी ये बात अपने जहन में बिठा लें कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें से, यानी डायग्राम से रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चन होना चाहिए पेपर के अंदर। एक अच्छा पेपर वो होगा जिसके अंदर डायग्राम से रिलेटेड ज़रूर क्वेश्चन कोई ना कोई मौजूद होगा, और जो क्वेश्चन आएगा वो इसी तरह का आएगा, ये नहीं आएगा कि फ्लो चार्ट में डिसीजन का सिंबल क्या होता है। इतना इजी भी आ सकता है, लेकिन इन डेप्थ ये चीज़ें होती हैं, उनके रूल्स को डिफाइन किया जाता है। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम हमारे पास क्या डायग्राम होती है जी, इनके अंदर एक लेवल होता है जी, लेवल 0, लेवल 1, ठीक है। डाटा फ्लो डायग्राम्स जो होती हैं, डेटाबेस डायग्राम्स जो होती हैं हमारे पास, ये डायग्राम्स जो हैं ये बेसिकली डिटेल को शो नहीं करती हैं आपके सिस्टम की। अब जैसे जैसे लेवल 0 है तो इसमें कम डिटेल है, लेवल 1 हो गया तो मोर डिटेल हो गई। जैसे जैसे लेवल्स बढ़ते हैं आपके सिस्टम की जो डिटेल्स हैं वो इंक्रीज होती चली जाती है। ये बात कॉन्टेक्स्ट डायग्राम के हवाले से आपने जहन में रखनी है। तो जो 0 डायग्राम है, ऐसी डायग्राम जो लीस्ट अमाउंट ऑफ डिटेल्स प्रोवाइड करेगी किसी भी सिस्टम के बारे में। और हाईएस्ट लेवल डायग्राम कौन सी होगी, जो मैक्सिमम डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड करेगी किसी भी सिस्टम के बारे में, ठीक है जी। इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये सिंगल प्रोसेस को जाहिर करती है और सिंगल सिस्टम को जाहिर करती है। ये एक मिसाल है, सारा सिस्टम इस तरह लिख दिया और बाद में लिख दिया कि जो जो एक्टर्स और जो जो स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इसके साथ पार्टिसिपेट करेंगे, सिर्फ ये लिख दिया। ये किसी भी एडमिशन सिस्टम की कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम है जिसमें कोई डिटेल नहीं है। इसके अंदर क्या हो रहा है, कोई डिटेल नहीं है, तो उसे हम 0 लेवल डायग्राम कह सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आ गया जी कि डाटा मॉडल्स हमारे पास कौन कौन से हैं जी। देखें जी, ER मॉडल है जी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल्स हैं, रिकॉर्ड बेस्ड डाटा होता है, और ये सारी चीज़ें आएंगी। ER मॉडल एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है, प्योर मॉडल है जो डेटाबेस को रिप्रेजेंट करता है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ठीक है जी। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ जी एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ER डायग्राम, क्योंकि सारे लोग आप डेटाबेस को समझते हैं। तो ये एक सैंपल ER डायग्राम है, इसको आप देखें जी। अब इसमें क्या है जी, ये जो एंटिटी है ये टेबल बनेगा जाके डेटाबेस में, और ईमेल, बर्थ डेट, यूजर नेम और रजिस्ट्रेशन जो है ये उसके फील्ड होंगे। यानी अगर आप इस डायग्राम को इम्प्लीमेंट करें, ये आपके पास एक लॉजिकल डिजाइन है, जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जाके, तो एक टेबल यूजर का बनेगा, एक टेबल रेटिंग का बनेगा, एक टेबल पोस्ट का बनेगा, और एक टेबल जो है वो कैटेगरी का बनेगा। जितनी एंटिटीज होती हैं उतने आपके टेबल बनने होते हैं, ठीक है। और हर एंटिटी के ऊपर जितने ओवल्स लगे होते हैं वो उनके फील्ड्स होते हैं। और जो ये रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप के हवाले से आपको फिर उसमें की बनानी पड़ती है। जैसे लिखा हुआ है कि यूजर राइट्स पोस्ट, यूजर राइट्स पोस्ट, तो इसका मतलब क्या है कि यूजर जो है वो पोस्ट को राइट करेगा, तो इस पोस्ट के टेबल में का इसके साथ ताल्लुक है। तो पोस्ट के टेबल में भी यूजर नेम जो प्राइमरी की है, और ये जो लाइन होती है नीचे लगी हुई, ये शो कर रही होती है कि ये प्राइमरी की है इस टेबल की, इस एंटिटी की प्राइमरी की है। इसमें देखें आईडी के नाम से प्राइमरी की है, कैटेगरी के अंदर नेम के नाम से प्राइमरी की है, और पोस्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि कोई प्राइमरी की जो है वो मेंशन है नहीं है। ये हमारे पास एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है जो कि डायरेक्टली एक डेटाबेस का लॉजिकल डिजाइन है, याद रखिएगा, ठीक है जी। जो अभी हम पीछे पढ़ के आए थे कि जी डेटाबेस बनाते वक्त जो स्टेप्स हैं, उनके अंदर हमारे पास स्टेप्स क्या हैं
कि वो लॉजिकल जो है ना वो क्या होते हैं जी, और फिजिकल डिज़ाइन क्या होता है। ये आपके पास लॉजिकल डिज़ाइन है। जब आप इस डिज़ाइन का कोड लिख देंगे, आप इसकी क्वेरीज लिख देंगे, समझ आ रही है जी, उस वक्त जो है जब आप इसकी क्वेरी लिख देंगे तो उस वक्त आप जो है आप देखेंगे कि क्वेरीज लिख देंगे, कोड लिख देंगे, जिसके जरिए ये सारा डेटाबेस जो है वो हैंडल हो सकता है। तो उस वक्त आप उसे कहेंगे कि ये फिजिकल आपका डिजाइन है या फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन है उसकी। ठीक है जी, ओके जी। तो ये ई आर डायग्राम है। ई आर डायग्राम में जो सिंबल्स होते हैं, ये एंटिटी का सिंबल है, ये जो ओवल है ये मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया, ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद ये जो लाइन होती है ये शो करती है कि आपका जो है ये प्राइमरी की है। मजीद आपने ई आर डायग्राम के बारे में अगर हमारे इसमें नहीं भी आता तो आपने ई आर डायग्राम्स के बारे में आपने मजीद चीज़ें जो है ना वो देख लेनी है। टोटल सिंबल्स ट्यूटोरियल पॉइंट के ऊपर अगर आप देखेंगे, ये अच्छा है जी, ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल पॉइंट जो है ये एक अच्छा ऑनलाइन है जी। ये देखें, ई आर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑन ट्यूटोरियल, इसमें बड़ी तफसील के साथ ही आपको बताएगा जी एंटिटी क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या हैं। ठीक है जी, और इसी तरह वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स क्या होता है, ड्राइव एट्रीब्यूट्स क्या होता है। तो इनकी आपको रिलेशनशिप हम किस तरह से मेंशन करते हैं डायमंड के साथ, रिलेशनशिप की टाइप्स वन टू वन, वन टू मैनी, ये तो हमने डेटाबेस में पढ़ना है। लेकिन ये चीज़ें मॉडल किस तरह से होती हैं, ई आर डायग्राम में किस तरह से ये चीज़ें जो है ना वो बताई जाती हैं, ये आपने यहाँ से देख लेना है जी। ठीक है, मजीद आपने यहाँ से देख लेना है, और माइट भी पॉसिबल है कि इसके अंदर भी ये मौजूद हो। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी के ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। ये डिफरेंट डाटा मॉडल्स की बात की है, यकीनन आगे शायद ई आर मॉडल्स हमारे पास आए। तीन किस्म के हमारे पास मॉडल्स हैं जिनके ज़रिए हम अपनी डाटाबेस को या अपने सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ई आर मॉडल के ज़रिए कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल के ज़रिए कर सकते हैं, और रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल के ज़रिए या डाटा के ज़रिए हम इसे कर सकते हैं। जिस तरह डाटा मॉडल्स हैं, डी एफ डी, फ्लो चार्ट, ये जितनी डायग्राम्स होती हैं ये बेसिकली किसी भी सिस्टम की मॉडलिंग होती है कि उसको आप लॉजिकली किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और किस तरह से आप उन्हें मॉडल कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद डेटाबेस के डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। डाटा मॉडल्स जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं वो तीन किस्म के हैं जी, हायरार्किकल डाटा मॉडल, नेटवर्क डाटा मॉडल और रिलेशनल डाटा मॉडल। ठीक है जी, हायरार्किकल डाटा मॉडल हमारे पास नेटवर्क और रिलेशनल। हायरार्किकल के अंदर अब मेरा ख्याल है यहाँ से इसकी तफसील इसमें नहीं है। हाँ जी, इसके अंदर इसकी डिटेल नहीं है, लेकिन इसकी डिटेल इसके अंदर होनी चाहिए थी। कोशिश करूँगा मैं इसके रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना वो आपको दिखा दूँगी जी। ठीक है जी, और ये तीन चीज़ें ना जी आप जहन में रख लें, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। रिलेशनल डाटा मॉडल तो हमने सारे का सारा जो मॉडल पढ़ना है वो रिलेशनल ही होगा। ठीक है जी, डेटाबेस मॉडल जो है और डाटा मॉडल हमारे पास हैं कि हम डेटाबेस और डेटाबेस मॉडल में, डेटाबेस मॉडल मैंने कब डिस्कस किए हैं जी, डाटा मॉडल ही हमने डिस्कस किए हैं। सुनिए जरा, हमने डेटाबेस मॉडल, मैंने कहा है डेटाबेस मॉडलिंग टेक्निक्स, हम एक डेटाबेस को किस तरह से मॉडल कर सकते हैं। तो हमारे पास हैं जी डिफरेंट डायग्राम्स जिनके जरिए हम इनको मॉडल कर सकते हैं। समझ आ रही है? तो वो सारे हैं, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के जरिए हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट मॉडल के जरिए हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डाटा फ्लो डायग्राम के जरिए हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मॉडलिंग टेक्निक्स हैं। डाटा मॉडल समहाउ डिफरेंट चीज है कि एक डाटा जो है, डाटा देखें, अभी हम डाटाबेस से ना डायरेक्टली डाटा के ऊपर आ गए। एक डाटा किस तरह से एक दूसरे के साथ जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है। जैसे रिलेशनल मॉडल क्या है, जिसके अंदर आप एक डाटा को टेबल्स की सूरत में जाहिर करते हैं। तो ये हायरार्किकल और नेटवर्क जो होता है ये सिंपल होता है। हायरार्किकल में पेरेंट चाइल्ड होता है, याद रखिएगा कि एक आपके पास पेरेंट होगा, उसके चाइल्ड होंगे, फिर उसके चाइल्ड होंगे। एक चाइल्ड दूसरे पेरेंट के साथ इस तरह से रिलेट नहीं कर सकता, ये हायरार्किकल डाटा मॉडल होता है। नेटवर्क डाटा मॉडल में ये लिमिटेशन नहीं होती कि चाइल्ड जो है वो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप को, पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशनशिप को क्रॉस भी किया जा सकता है। वो हमारे पास एक नेटवर्क मॉडल होता है। आप जैसे समझें कि जी
आपका जो कंप्यूटर है वो एक सर्वर के साथ कनेक्टेड है, आप किसी नेटवर्क का हिस्सा हैं, एट द सेम टाइम आप उससे डिस्कनेक्ट होकर किसी दूसरे नेटवर्क से भी जाके कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह का जो मॉडल बनता है ये हमारे पास नेटवर्क डाटा मॉडल बनता है। ये वही चीज़ आगे जी जो मैंने लेक्चर के शुरू में बताई थी कि हमारे पास जो डेटाबेस होती है उसके डिज़ाइन कितने हैं जी। एक हमारे पास लॉजिकल डिज़ाइन है, एक हमारे पास फिजिकल डिज़ाइन है। लॉजिकल डिज़ाइन से मुराद ये लॉजिकल डिज़ाइन है, जब आप एंटी रिलेशनशिप जो है ना वो मॉडल बनाएंगे तो ये आपके पास जो है ये एक लॉजिकल डिज़ाइन है, ठीक है। और इसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जी, एक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में एंटिटी का सिंबल होता है, एट्रीब्यूट का सिंबल होता है, रिलेशनशिप का सिंबल होता है। एंटिटी के लिए रेक्टेंगुलर शेप, एट्रीब्यूट के लिए ओवल है, रिलेशनशिप के लिए डायमंड की शेप होती है, ठीक है। और ये जैसे लिखा हुआ है एंटिटी टाइप, पर्सन, प्लेस, इवेंट, हर चीज़ एंटिटी है जो अपनी का शनाख्त रखती है, यानी रियल लाइफ ऑब्जेक्ट जो है स्टूडेंट, टीचर, ये एंटिटी है। जब आप इसको ब्रेक करेंगे एक एंटिटी पर्सन है, जब आप इसका एक इंस्टेंस लेंगे यानी आप उसका एक रिकॉर्ड ले लेते हैं, जैसे हबीबुल्ला है, उसकी वल्दियत है, एज है, तो ये उसका एक इंस्टेंस है। या देखें जी एम्प्लॉय एक एंटिटी है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, ह्यूमन बीइंग है, नेम है, फादर नेम है। इंस्टेंस क्या है, मोहम्मद शरीफ एक इंस्टेंस है उसका, ठीक है। ये डिफरेंस भी जहन में होना चाहिए जी, ठीक है। एंटिटी सेट हमारे पास जो होती हैं, डिफरेंट टाइप की एंटिटीज जो होती हैं उनको, या रिलेटेड टाइप की जो एंटिटीज होती हैं उनको हम मजमूई तौर पर एंटिटी सेट कहते हैं। एंटिटीज की कैटेगरीज आ गई हैं जी, हमारे पास वीक एंटिटीज हैं और स्ट्रॉन्ग एंटिटीज हैं। मसलन एक एंटिटी whose instance cannot be exist without being linked with instance of some other entity। एक एंटिटी ऐसी है जिसका इंस्टेंस किसी दूसरी एंटिटी के साथ जोड़े बगैर नहीं बन सकता, तो वो वीक एंटिटी है। वीक एंटिटी का सिंबल भी थोड़ा डिफरेंट होता है, ये चीज भी अपने नोट करनी है कि वीक एंटिटी जो है वो हमारे पास क्या है और उसमें हमको किस तरह से देखना है जी। और इसी तरह आप देखें स्ट्रॉन्ग एंटिटी हमारे पास एक ऐसी एंटिटी है कि जिसका इंस्टेंस इंडिपेंडेंटली, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी थी एम्प्लॉय का, ठीक है। वीक एंटिटी डिपेंड्स ऑन अदर एंटिटी भी आप कह सकते हैं, और वीक एंटिटी का आप अलहदा से इंस्टेंस जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते जब तक आप उसे किसी दूसरे के साथ रिलेट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल भी दी हुई है, आप इसको पढ़ेंगे ना आपको समझ आ जाएगी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी पर्सन है, एम्प्लॉय है, टीचर है, ये सारी की सारी स्ट्रॉन्ग एंटिटीज होती हैं। इनके सिंबल्स भी हो सकता है थोड़ी सी डिफरेंट हो जी। एंटिटी को नाम आपने किस तरह से देना है जी, एंटिटी का नाम सिंगुलर नाउन इसके लिए रिकमेंड किया जाता है, ठीक है जी। प्लूरल्स भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे ह्यूमन है, एम्प्लॉय है, सॉरी एम्प्लॉय है, ये भी हो सकते हैं। सम टाइम ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफाई कर देती हैं नाम, ठीक है, तो वो ही फिर आपको रखने पड़ते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन कहती है जी हमारी डेटाबेस में कस्टमर को आप कस्टमर नहीं बल्कि ग्राहक लिखेंगे, ठीक है, तो फिर आप बाउंड हो जाते हैं, तो फिर आप उस एंटिटी का नाम जो है वो ग्राहक के तौर पर ही आप उसे बनाएंगे जी, ठीक है। और हमेशा कैपिटल्स में लिखा जाता है। ये देखें एंटिटी का नाम हमने एम्प्लॉय लिखा हुआ है, तो ये डिफरेंट रूल्स हैं जी, इनको मेरा ख्याल है इतनी डिटेल में बताने की ज़रूरत आपको नहीं है, लेकिन ये है वो बात जो मैंने कल आपको बताई थी कि आप में से हर कोई ईआर डायग्राम को जानता है, लेकिन जब पेपर में सवाल आता है ईआर डायग्राम का तो फिर वो परेशान हो जाता है जी कि अब मैं कैसे, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, इतनी दूर तक तो मैं गया ही नहीं, ठीक है जी। तो बेटा इतनी सॉरी इतनी दूर तक हमने जाना है जी, ठीक है, इतने डेप्थ में जाके चीज़ों को पढ़ना है। एक तो वैसे आपका नॉलेज वसी हो जाएगा, ठीक है जी। मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ जी, 10 मिनट आपके पास हैं। जितना हमने आज पढ़ा है ये ही मेरा नेचुरल स्टाइल है पढ़ाने का, ठीक है जी। ऑनलाइन क्लासेस में ज़ाहिर है फिजिकली तो होते तो और बात थी, लेकिन ऑनलाइन वे में मैं अपनी बेस्ट कोशिश करता हूँ हाइलाइटर को यूज करके, गूगल को साथ यूज करके, डायग्राम्स को दिखा के, कि मैक्सिमम चीज जो है ना वो स्टूडेंट के माइंड में क्लियर होनी चाहिए, एक वाजे पिक्चर उसके जहन में जो है ना वो ड्रॉ करना, ये ही मेरा जो है ना वो जो है ना वो मोटिव होता है जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, ठीक है जी। तो अभी आप के जो क्वेश्चन है जी वो आप बता सकते हैं, ठीक है जी, और आप मजीद जो है वो पूछ सकते हैं जी, ठीक है जी।
थैंक यू वेरी मच जी। इंस्टेंस एंटिटी बता दें जी। इंस्टेंट हमारे पास इंस्टेंस है जी। आपको मिसाल देता हूँ जी। आपने बचपन में जो है ना वो एक ज्योमेट्री यूज की होगी जिसके ऊपर ना निशान से बने होते थे दायरा बनाने के लिए और मुस्ततील बनाने के लिए, ये वो, ठीक है। वो जब तक आपके हाथ में है वो एंटिटी है। जब आप पेपर पे रख के एक सर्कल बना लेते हैं तो वो उसका एक इंस्टेंस आपने क्रिएट कर लिया है, ठीक है। आपके पास एक ठप्पा है, छापा है, जिसके ऊपर एक डिजाइन बना हुआ है। जब आप उसको अपने किसी पेपर पे प्रिंट कर लेते हैं तो वो उसका एक इंस्टेंस जो है ना वो आपने क्रिएट कर लिया है। इकरा बहुत शुक्रिया बेटा। साइमा, वीक और स्ट्रॉन्ग एंटिटी में फ़र्क ये है जी कि वीक एंटिटी का इंस्टेंस इंडिपेंडेंटली क्रिएट नहीं होता और स्ट्रॉन्ग एंटिटी का जो है वो क्रिएट होता है, ठीक है। वीक एंटिटी में और स्ट्रॉन्ग एंटिटी में ये फ़र्क है जी। साइमा, मेरा ख्याल है ये मैं आप ही का क्वेश्चन था, ठीक है। क्या हम इन सोर्स के अलावा प्रैक्टिस, बिल्कुल जी, आप दिल खोल के, किरण शहजादी, आप दिल खोल के जो है वो प्रैक्टिस सर करें और कहीं से कुछ चीज़ें आपको नज़र आती हैं जो हम स्किप कर गए हैं वो नेक्स्ट लेसन में आप पूछ भी सकते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये आप बता दें जी, आपने स्पीकर ऑन किए, मैंने इसका बता दें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे कहना था ये जो आपके नोट्स हैं अगर आप इसमें से ये DIT एजुकेशन रिमूव कर दें तो सर बहुत हेल्प होगी, क्योंकि ये व्यू क्लियर नहीं है जो आपका ये पीछे मार्क ये जो लगाया हुआ है आपने, ये प्लीज हटा दें, DIT एजुकेशन हटा दें ताकि ये विजिबिलिटी जो है नोट्स की हो जाए। ये इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप देखेंगे जब इसको पढ़ेंगे ना, हो सकता है व्यू में आपको नज़र आ रहा हो, लेकिन जब ये कॉपी आपके पास आएगी तो आपको जो है ना वो इसमें डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह, ठीक है ना। बाकी ये तो ऐसे ही है कि आप कह रही हैं कि आप जो है ना वो थोड़ी बहुत तो मार्केटिंग कर दें, दुनियादारी करने दें हमें। ठीक है, इसको और सेकंड सर, इसको थोड़ा और डिम कर देते हैं, ठीक है। कोई ठीक है लफ्ज सर, और सेकंड, इसकी वजह सॉरी से सर फॉर इंटरप्शन। कोई ऐसा लफ्ज नहीं होगा इसकी वजह से जो आपको ना रीड हो सके, ठीक है। मैंने इस हिसाब से सारे पेजेस को लिखा है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। और सर एक और बात है कि आप हमें दोनों नोट्स की कॉपीज शेयर कर दें, एक हाइलाइटेड और एक दूसरी, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए मैंने उसको दोबारा से खुद हाईलाइट करना है, तो अगर आप सिंपल कॉपी भी जी, शेयर कर दोनों दें तो वो दोनों ठीक शेयर कर रहेगा। दूंगा जी। मैंने सिर्फ एक लॉजिक बताई है कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे पास अनहाइलाइटेड नोट्स होते हैं, ठीक है ना। हाईलाइट करने का मकसद होता है प्रोमिनेंट चीज़ें स्टूडेंट के साथ शेयर करनी। हम दोनों कॉपीज आपको प्रोवाइड कर देंगे जी, शेयर कर देंगे मिस्टर असद। आप जिसको चाहें जैसा चाहें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके, थैंक यू सर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर हमें एक शेड्यूल दे दें फुल वीक का, मतलब कि कब क्लासेस का टाइम होगा एवरी डे। मैंने बताया था कि एक दो दिन टाइम जो है वो 6 बजे से 9 बजे तक है। सिर्फ आज का दिन 6 बजे होगा। कल इंशाल्लाह जी 8:30 पे सारे लोग कंफर्म हुए थे, ठीक है, 8 8:30 पे। ठीक। कल 8:30 यानी नहीं कि होगी, 9 बजे क्लास होगी, ठीक है। यानी बुध वाले दिन हम 6 बजे हुआ करें वाले और दिन बाकी कंफर्म है डेज। क्योंकि 7 7:30 से 11 बजे तक मेरा सेशन होता है, ठीक है। ठीक है, और बाकी डेज पे हम 9 बजे। हाँ, फ्राइडे को मेरा 7:30 से 9 बजे तक सेशन होता है, तो वो मैं 9 बजे फ्री होके ज्वाइन कर लिया करूंगा आपको, क्योंकि 7:30 से पहले करूंगा तो 6 बजे करना पड़ेगा। 6 बजे का टाइम ठीक। ज्यादा सूटेबल नहीं है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। जी सर बिल्कुल। हाँ, इसलिए 6 बजे एक दिन तो मजबूरी है ना, क्योंकि मैं 9 बजे फ्री नहीं होता। बाकी मैंने अपना जो मेरा शेड्यूल है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ना, उसमें मैंने बिजी कर लिया हुआ है 9 से 11 तक ना, लेकिन उसमें जो पहले से है, ठीक है जी। हर रोज ठीक 6 बजे साइमा बेटा नहीं होगा, ठीक है जी। कल का लेसन मैंने ऑलरेडी बता दिया, कल इंशाल्लाह अजीज 9 बजे होगा जी।
और सर हमें ये रिकॉर्डेड लेक्चर कहाँ से ये मिलेगा? रिकॉर्डेड लेक्चर क्योंकि 6 बजे तो हम ज्वाइन ही नहीं कर सके। सुने ना, ये रिकॉर्डेड लेक्चर असद आपको प्रोवाइड कर देंगे, इसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, रिकॉर्डिंग अब खत्म होने लगी है जी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। डेटाबेस का कब तक होगा ये लेक्चर, कब तक होंगे? क्वेश्चन है एक, 2-3 सेशन होंगे जी इंशाल्लाह इसमें। एक्सक्यूज मी सर, डेटाबेस जी 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 जी। स्ट्रक्चर डायग्राम और बिहेवियर डायग्राम में क्या फर्क है? स्ट्रक्चर डायग्राम और बिहेवियर वो इसमें तो हमने जी। डिस्कस नहीं किया, इसमें तो हमने ये यूएमएल डायग्राम्स है, उसमें 2 तरह की डायग्राम्स आती हैं जब भी हम उसको सर्च करते हैं। डायग्राम तो को हम डिस्कस करेंगे जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे ना, उसमें जी जी चैप्टर है यूएमएल डायग्राम, उसकी टाइप्स और उसमें कौन कौन सी डायग्राम है। ये सिर्फ रिमाइंडर के तौर पे आपको बताया कि किसी भी सिस्टम की लॉजिक